नमस्ते आप सभी को। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो अगला टेस्ट होना है वह पुनः गुप्तोत्तर काल और भारत के भूगोल से जो दो टॉपिक थे वो थे वन एवं वन्य जीव और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, है ना। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है गुप्तोत्तर काल, इसलिए हमने गुप्तोत्तर काल को दूसरी बार शामिल किया। यानी 20 क्वेश्चन हमारे गुप्तोत्तर काल के पहले हुए थे और उसकी व्याख्या सहित देखें तो हमने गुप्तोत्तर काल के 40 से 50 क्वेश्चन पिछले टेस्ट में कर लिए थे और लगभग आज के 20 क्वेश्चनों से भी हमारे गुप्तोत्तर काल के व्याख्या सहित देखा जाए तो 30 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने यूँ मान के चलो कि गुप्तोत्तर काल के हम लगभग 70 से 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी गंभीरतापूर्वक टेस्ट दे रहे हैं वो एक रफ पेज लें, उसमें 4 कॉलम, क्वेश्चन नंबर माय आंसर, रियल आंसर और चौथा कॉलम हो जाएगा सही और गलत का। ठीक है, तो टेस्ट शुरू करते हैं हम। जय हिंद सभी को, टेस्ट शुरू करते हैं। जो टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सूर्य शतक एवं मयूर शतक के लेखक मयूर भट्ट किसके दरबारी थे? ए नरसिंह गुप्त बालादित्य, बी धंगदेव चंदेल, सी यशोवर्मन और डी हर्षवर्धन। मयूर भट्ट किसके दरबारी थे? आपकी आंखों के सामने ये क्वेश्चन है, आपके पास है 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1, 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 का माय आंसर में उत्तर लिख लीजिए। रियल आंसर है डी हर्षवर्धन। ठीक है, बाण भट्ट भी हर्षवर्धन के दरबारी थे, मयूर भट्ट भी हर्षवर्धन के दरबारी थे, दिवाकर मित्र करके थे वह भी हर्षवर्धन के दरबारी थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? ए प्रियदर्शिका, बी नागानंद, सी हर्षचरित और डी रत्नावली। हमारे सामने 4 ग्रंथ हैं, इन 4 में से कौन सा ग्रंथ है जो हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? है ना। पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन, जिसके समय वैनसांग भारत आया था। वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? आपके पास में है 20 सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है सी हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित और कादंबरी ये 2 रचनाएं बाण भट्ट की हैं और बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी था। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, जबकि हर्षचरित और कादंबरी बाण भट्ट की रचनाएं हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से गलत कथन है? ए चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय 6ठी शताब्दी में भारत आया, बी वैनसांग ने हर्ष को फीशे अर्थात वेश्य जाति का बताया, सी नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री वैनसांग ही था और डी वैनसांग के अनुसार उसके भारत आगमन के समय भारत में बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास है 40 सेकेंड, आराम से उत्तर दीजिए।
40 सेकेंड हो गए हैं। माय आंसर में अपना उत्तर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है ए। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, सही है, लेकिन वह 6ठी शताब्दी में नहीं 7वीं शताब्दी में आया था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 यानी 7वीं शताब्दी, ठीक है। वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था, 6ठी शताब्दी में नहीं आया था। बाकी कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, महोदय नगर किसका प्राचीन नाम था? ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी माहिष्मती और डी विदिशा। आपके पास है 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। सही उत्तर है, रियल आंसर में लिखिए ए। कन्नौज को कहा जाता था महोदय नगर। एक बात और याद रखना, पूर्व मध्यकाल में स्कंधावार शब्द का प्रयोग युद्ध शिविर के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? युद्ध शिविर या रण शिविर के लिए स्कंधावार शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 का उत्तर ए हो गया। 5, अमोघ वर्ष रत्नमालिका, अमोघ वर्ष ने यूं कर देना ना, अमोघ वर्ष ने रत्नमालिका नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा? अमोघ वर्ष ने रत्नमालिका नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा? ए संस्कृत, बी कन्नड़, सी तमिल और डी तेलुगु। 10 सेकेंड है आपके पास। अमोघ वर्ष ने, सही उत्तर है ए। अमोघ वर्ष ने रत्नमालिका नामक ग्रंथ है वह संस्कृत भाषा में लिखा, जबकि कविराज मार्ग नामक ग्रंथ है वह कन्नड़ भाषा में लिखा था, ठीक है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था, ठीक है। संजन ताम्रपत्र जो है उसके अनुसार अमोघ वर्ष को कला एवं साहित्य में योगदान के लिए चंद्रगुप्त से द्वितीय जो है गुप्त वंश का, उससे भी श्रेष्ठ बताया गया। संजम ताम्रपत्र में कला एवं साहित्य में योगदान की दृष्टि से अमोघ वर्ष को गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से भी श्रेष्ठ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से गलत कथन है। मान्यखेत नगर की स्थापना अमोघ वर्ष ने की थी। अमोघ वर्ष ने जिनसेन के प्रभाव से जैन धर्म अपना लिया था। अरब यात्रियों ने राष्ट्रकूटों को बलहर कहा और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का जन्म युद्ध शिविर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास 40 सेकंड है। यू हैव 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है डी। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का जन्म युद्ध शिविर में नहीं हुआ था, अमोघ वर्ष का जन्म युद्ध शिविर में हुआ था और युद्ध शिविर को स्कंधावार कहते थे, ये भी हमने बात की है। अरब यात्रियों ने राष्ट्रकूटों को बलहर कहा है, सही कथन है, ठीक है। चलो, जिनसेन के प्रभाव से अमोघ वर्ष ने जैन धर्म अपनाया था। जिनसेन की रचना पहले वाले टेस्ट में पढ़ी हमने, आदि पुराण। कौन सी? आदि पुराण। क्वेश्चन नंबर 7, 6 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष का जन्म श्री भवन के युद्ध शिविर में हुआ था।
अमोघ वर्ष के दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन एवं गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य रहते थे। अमोघ वर्ष के दरबारी शक्तायन ने अमोघ व्रती ग्रंथ लिखा। ये है व्याख्या। व्याख्या की एक एक लाइन याद रखनी है। व्याख्या में भी मैंने उन्हीं चीजों को समाहित किया है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये महावीराचार्य की रचना कौन सी है? गणित सार संग्रह, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पाल शासक, गलत कथन कौन सा है? ए, पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर विहार की स्थापना की। पाल शासक देवपाल ने राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की। और पाल वंश का अंतिम शासक गोपाल तृतीय था। आपके पास में 4 कथन है, कौन सा गलत है? आपके पास में समय है 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है डी। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था, गोपाल तृतीय नहीं था। ठीक है, पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। पाल वंश का शासन मुख्य तौर पर कहाँ? बंगाल में। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस राजवंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी? है ना। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ किया था, जिससे 4 योद्धाओं का जन्म हुआ था अग्निकुंड से। वो कौन कौन नहीं, इनमें से कौन सा नहीं था? उन 4 में से एक कौन सा है जो नहीं था? ए प्रतिहार, बी परमार, सी चौहान, डी सिसोदिया। 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, केवल 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है डी सिसोदिया। है ना। अग्निकुंड से उत्पत्ति वाले 4 वंश थे, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। है ना, चालुक्य और चौहान। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। ए, विग्रहराज द्वितीय ने, बी, विग्रहराज चतुर्थ ने, सी, पृथ्वीराज प्रथम ने, डी, सिंहराज ने। क्वेश्चन नंबर 9, भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। ए, विग्रहराज द्वितीय ने, बी, विग्रहराज चतुर्थ ने, सी, पृथ्वीराज प्रथम ने और डी, सिंहराज ने। आपके पास है 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास है 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर माय आंसर में, अपने रियल आंसर में लिख लीजिए। ए, विग्रहराज द्वितीय ने भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो गया था ए, विग्रहराज द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। निम्न में से गलत कथन है। ए, गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की। बी, गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक गोविंद चंद्र था। सी, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र था। और डी, चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को महमूद गजनवी ने पराजित किया था। आपके पास है 30 सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है डी, चंदावर के युद्ध में जयचंद पराजित हुआ था। बात सही है, लेकिन वह महमूद गजनवी से नहीं, मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 10 का उत्तर डी, क्वेश्चन नंबर 11। कृत्य कल्पतरु किसकी रचना है? ए लक्ष्मीधर, बी गोविंद चंद्र, सी राजशेखर, डी धनिक। आपके पास सेकंड है 10 सेकंड। कृत्य कल्पतरु ग्रंथ है वह, माय आंसर अपना कर लीजिए। रियल आंसर है ए लक्ष्मीधर। कृत्य कल्पतरु का लेखक लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र गढ़वाल का दरबारी था। एक ग्रंथ और मिलता है हमको, युक्ति कल्पतरु, है ना, और वह युक्ति कल्पतरु ग्रंथ लिखा है भोज परमार ने। किसने? भोज परमार ने। कृत्य कल्पतरु किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की। युक्ति कल्पतरु भोज परमार की। 11वें का उत्तर हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 11 का ए। एक और देख लो, ये गोविंद चंद्र गढ़वाल के दरबारी लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना की। परमार शासक मुंज परमार, जिसे वाकपति राज द्वितीय भी कहा जाता है, के दरबारी धनिक ने दश रूपावलोक, धनिक का ग्रंथ है दश रूपावलोक एवं काव्य निर्णय, जबकि धनंजय ने दश रूपक ग्रंथ लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना है, दश रूपावलोक धनिक और दश रूपक धनंजय की रचना है ना। चलिए, काव्य निर्णय धनिक की रचना है, काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। ये कंफ्यूजन वाले शब्द है, इनको अच्छे से लिख लेना है पेपर कॉपी में। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 12। चंदेल वंश का संस्थापक था? ए यशोवर्मन, बी धंगदेव चंदेल, सी नन्नुक और डी विद्याधर। चंदेल वंश का संस्थापक था ए यशोवर्मन, बी धंगदेव, सी नन्नुक और डी विद्याधर। आपके पास है 10 सेकंड। हाँ, सही उत्तर है सी नन्नुक। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, है ना। चंदेलों की राजधानी मुख्य रूप से कौन सी रही है? खजुराहो। खजुराहो की कलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान चंदेल वंश का रहा है। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वह खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 13। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी थे? ए विजय सेन, बी सामंत सेन, सी लक्ष्मण सेन, डी बल्लाल सेन। आपके पास समय है 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 का रियल आंसर है सी लक्ष्मण सेन। 13 का उत्तर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्याख्या देख लीजिए। गीत गोविंद व प्रसन्न राघव नामक ग्रंथों के लेखक जयदेव थे। बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। कौन? जयदेव। और जयदेव को पीयूष वर्ष की उपाधि प्राप्त थी। जयदेव को पीयूष वर्ष की उपाधि प्राप्त थी। और लक्ष्मण सेन के लेखों की शुरुआत भगवान विष्णु की स्तुति से होती है। लक्ष्मण सेन के लेखों की शुरुआत भगवान विष्णु की स्तुति से होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। निम्न में से गलत कथन है। ए परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज या कृष्णराज था। बी श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पतरु आदि ग्रंथ भोज परमार ने लिखे। सी गुजरात के चालुक्य या
सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। और डी, एलोरा के मंदिरों के निर्माण में गुप्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपके पास में है 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है, रियल आंसर में लिख लीजिए डी, एलोरा के मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान गुप्तों का नहीं, राष्ट्रकूटों का रहा है। किसका रहा है? राष्ट्रकूट वंश का रहा है। मैंने आपको बताया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा में जो कैलाश नाथ मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जबकि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। एलोरा की गुफाएं जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी, एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग ने करवाया। सी, एलिफेंटा गुफाओं से शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मिली है। और डी, बाणभट्ट ने राज्यवर्धन को हूण हरिण केसरी कहा। आपके पास में है 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, 40 सेकंड है आपके पास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 15। चालीस सेकंड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है डी, बाणभट्ट ने राज्यवर्धन प्रभाकर राज्यवर्धन को हूण हरिण केसरी नहीं कहा है, प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केसरी कहा है। बाणभट्ट ने हूण हरिण केसरी किसको कहा है? प्रभाकर वर्धन को। ठीक है, ये चीजें ध्यान रख लो, कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कथन सही कथन है। एलोरा की गुफाएं जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग ने करवाया। एक दशावतार मंदिर हमने गुप्त काल में पढ़ा था, वो कहाँ था? देवगढ़ झांसी में, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है शेषनाग पर विराजित, शेषनाग की शैया पर विराजित भगवान विष्णु की मूर्ति है। वो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? दंती दुर्ग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 16, किस पल्लव वंशी शासक ने चालुक्य वंशी पुलकेशियन द्वितीय को पराजित कर वातापी कौंड की उपाधि धारण की? पल्लव वंश के किस शासक ने चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और वातापी कौंड की उपाधि धारण की? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर, आपके पास समय है 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 का
सही उत्तर है ए नरसिंह वर्मन प्रथम। 16 का सही उत्तर क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम ए। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम तमिलनाडु में आता है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें सप्त पेगोड़ा कहा जाता है। लेकिन सप्त पेगोड़ा में रथों की संख्या कितनी है? 8। ये याद रखना है। और उसी नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव वंशी नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि थी महामल्ल, यानी ये बहुत अच्छा पहलवान था, इसलिए इसकी उपाधि थी महामल्ल। क्वेश्चन नंबर 17। एहोल का मेगुती मंदिर है। ए शिव मंदिर, बी जैन मंदिर, सी बौद्ध मंदिर, डी वैष्णव मंदिर। समय है आपके पास 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है बी जैन मंदिर। एहोल का मेगुती मंदिर जैन मंदिर है। एहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं। एलोरा अपने एहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं। एहोल के प्रसिद्ध मंदिरों में एक मेगुती मंदिर है जो जैन मंदिर है। एक प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर लाड खान मंदिर। कौन सा? लाड खान मंदिर। और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है अगला, वो है हुची मल्लगुड़ी मंदिर। मेगुती मंदिर जैन मंदिर है जिसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति ने करवाया था। और यह मेगुती मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। रवि कीर्ति ने ही एहोल प्रशस्ति की रचना की है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्याख्या अच्छे से याद रखनी है। एहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं। एहोल के प्रमुख मंदिर लाड खान मंदिर, मेगुती मंदिर, हुच्ची मल्लगुड़ी मंदिर है। मेगुती मंदिर जैन मंदिर है जिसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति ने करवाया। मेगुती मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है और रवि कीर्ति ने ही एहोल प्रशस्ति की रचना की है, जिससे हमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी में हर्षवर्धन को सकल उत्तरापथनाथ स्वामी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18। एक तरफ शासक है चोल वंश के, दूसरी तरफ उनकी उपाधियां हैं। कौन सी उपाधि शासक से सुमेलित नहीं है? आपको इसका उत्तर देखना है। ए विजयालय, तंजई कौंड, बी आदित्य प्रथम, कोदंडराम, सी परांतक प्रथम, मदुरई कौंड, डी राजराज प्रथम, सुंदर चोल और ई राजेंद्र प्रथम गंगई कौंड। आपके पास है 30 सेकंड, आराम से विचार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है, रियल आंसर में लिख लीजिए, सही उत्तर है डी राजराज प्रथम की उपाधि सुंदर चोल नहीं थी। राजराज प्रथम की उपाधियों में हमें शिवपाद शेखर उपाधि मिलती है। ठीक है ना? उसके अलावा भी कुछ उपाधियां है राज प्रथम की, देख लीजिए। सुंदर चोल है वह परांतक द्वितीय की उपाधि थी। राजराज प्रथम की उपाधि सुंदर चोल नहीं थी। सुंदर चोल किसकी उपाधि थी? परांतक द्वितीय की। राजराज की उपाधि कौन सी है? कांडलूर शालेकर मरुत, चोलदेव, शिवपाद शेखर, चोल मार्तंड। ये किसकी उपाधियां थी? राजराज प्रथम की। और राजराज प्रथम का मूल नाम अरुमोली वर्मन था। ये उपाधियां याद रखनी है, पिछले 2013 की रीट में पूछी जा चुकी है। विजयालय,
की उपाधि तंजई कौन? आदित्य प्रथम की उपाधि कोदंडराम। परांतक प्रथम की उपाधि मदुरई कौन? ये उपाधि पूछी गई थी 2013 में। परांतक प्रथम की उपाधि मदुरई कौन? राजराज प्रथम की उपाधि आप लोगों ने बात कर ली है, कौन कौन सी है? शिवपाद शेखर, कांडलूर शालेकर मरुत, चोल देव और चोल मार्तंड। ये किसकी उपाधियां है? राजराज प्रथम की। और राजेंद्र प्रथम की उपाधि गंगई कौन? राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी अभियान किया था, उत्तर भारत का अभियान किया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। और पालवंशी शासक को पराजित करके गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। निम्न में से गलत कथन है। ए, राजेंद्र प्रथम को विंसेंट स्मिथ ने दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है। बी, मालदीव को जीतने वाला प्रथम चोल शासक राजेंद्र प्रथम था। सी, राजेंद्र प्रथम ने चीन में दूध की जगह दूध त कर देना। ठीक है, सॉरी, दूध की जगह क्या कर दोगे? दूध त। राजेंद्र प्रथम ने चीन में दूत मंडल भेजा था। और डी, अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय था। अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय था। आपके पास है 30 सेकंड। 30 सेकंड। एक तो मैंने ही उत्तर बता दिया, वो कोटेशन तो सही है, आपको बी सी डी डी बी और बी सी और डी में से चुनना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है बी। मालदीव को जीतने वाला प्रथम चोल शासक राजेंद्र प्रथम नहीं था, राजराज प्रथम था। ठीक है, उत्तरी श्रीलंका को राजराज प्रथम ने जीता था, संपूर्ण श्रीलंका को राजेंद्र प्रथम ने जीता था, पहले भी बात की थी हमने। और मालदीव को जीतने वाला पहला चोल शासक राजराज प्रथम था, राजेंद्र प्रथम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय था, याद रखना है ना। चीन में दूत मंडल भेजे थे, दूत मंडल, दूध की जगह दूत कर देना, राजेंद्र प्रथम ने भेजे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। चोल स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण शिलालेख उत्तर मेरूर शिलालेख किस शासक के काल के हैं? उत्तर मेरूर के 2 शिलालेखों से हमें चोल स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। वह 2 उत्तर मेरूर के शिलालेख किसके समय के हैं? ए, कुलोतुंग प्रथम, बी, राजेंद्र प्रथम, सी, राजराज प्रथम और डी, परांतक प्रथम। आपके पास में है 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है डी, परांतक प्रथम के समय के हैं उत्तर मेरूर शिलालेख। ठीक है, चोल वंश है वह अपने स्वायत्त शासी स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21, भूगोल में आ जाते हैं अब हम। भूगोल में हमने टॉपिक बता दिए आपको, वन एवं वन्य जीव और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ए, निम्न में से गलत कथन है। ए, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आज़ादी के बाद की भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। सी, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। डी, नर्मदा परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है। आपके पास में है 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, आपके पास में है 40 सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर माय आंसर में लिख लीजिए। सही उत्तर है डी, नर्मदा परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। छत्तीसगढ़ इसमें शामिल नहीं है। सही कथन दूसरे याद रख लो। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। कई परीक्षाओं में आ चुका प्रश्न है। आज़ादी के बाद भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जो यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। और टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर है। ठीक है, व्याख्या में फिर से देख लीजिए। नर्मदा परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? ए 1948, बी 1952, सी 1972, डी 1961। क्वेश्चन नंबर 22, 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है बी 1952। 1952 में 1952 में ही भारत की प्रथम वन नीति घोषित की गई। 1952 में ही भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे, है ना। 1952 में ही भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। लोकसभा के पहले चुनाव भारत में कब हुए थे? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 23, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया? ए 1972, बी 1986, सी 1981, डी 1961। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाकर लागू किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी में से 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है ए 1972। ठीक है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 बनाया गया भी और लागू भी किया गया 1972 में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से गलत कथन है। ए, बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। बी, हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई। सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और डी, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कोलकाता में स्थित है। आपके पास में है 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है डी, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कलकत्ता में नहीं स्थित है, देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर और तुलबुल परियोजना सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 25, 20 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास में है 20 सेकंड और इसका सही उत्तर है डी। ठीक है,
देखो, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर ही है, अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर ही है, बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर ही है, लेकिन तुलबुल परियोजना है वह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। तुलबुल झेलम नदी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ए, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। बी, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। सी, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। और डी, नाथपा झाकरी परियोजना झेलम नदी पर है। आपके पास है 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है डी। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, न कि झेलम नदी पर। ठीक है, और दूसरी बात, महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, नदी जल विवादों के संबंध में निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के। ए, कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। बी, कृष्णा नदी जल विवाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। पेरियार नदी जल विवाद केरल, तमिलनाडु। और डी, सतलज यमुना लिंक नहर विवाद पंजाब, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताने के लिए आपके पास में है 40 सेकंड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, नदी जल विवाद वाला है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं। और हम जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हालांकि हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कई सारे प्रश्न हैं वो आपको इन टेस्ट पेपरों में से हूबहू पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है बी, कृष्णा नदी जल विवाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच में है, यानी तमिलनाडु कृष्णा नदी जल विवाद में शामिल नहीं है। कृष्णा नदी जल विवाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मध्य जल विवाद है। याद रखना है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है कृष्णा नदी जल विवाद। ठीक है, ये याद कर लेने, कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। केतक पुडू, यू याद रख लेना, केतक पुडू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित उपबंध है? ए, अनुच्छेद 262, बी, अनुच्छेद 263, सी, अनुच्छेद 273 और डी, अनुच्छेद 281, 281। सही उत्तर के लिए आपके पास में समय है 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर रियल आंसर में लिख लीजिए। सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 262। ठीक है,
चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 29 में। निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मैंने आपको कहा था कि अब हम जब टेस्ट लेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन जो पहले जिन जिन टॉपिकों के टेस्ट हो चुके हैं वहाँ से लेंगे। आज तो हमने 1-2 ही लिए हैं, अगले टेस्ट में हम 5 क्वेश्चन कम से कम जो टेस्ट हो चुके हैं उन टॉपिकों से लेंगे ताकि पिछला भूलो नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 29, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ए मालवा का पठार कर देना, मालवा पठार छोटा यूं नहीं करना, मालवा का पठार। बी छोटा नागपुर का पठार। सी पश्चिमी घाट और डी पूर्वी घाट। सही उत्तर के लिए आपके पास में है 20 सेकंड। सदाबहार वन ऑप्शन मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर है, रियल आंसर में लिख लीजिए, सही उत्तर है सी पश्चिमी घाट। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत यानी पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला एरिया और पश्चिमी घाट वाला एरिया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी भारत एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में है। क्वेश्चन नंबर 30, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऐसे तो कई सारे वन्य जीवों का संरक्षण होता है, लेकिन मुख्य रूप से किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ए हाथी, बी बाघ, सी गैंडा और डी एशियाई शेर। एशियाई शेर, गेंडा, हाथी और बाघ। आपके पास है 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर आपको जो लग रहा है वो माय आंसर में लिख लिए और रियल आंसर में लिखिए, मैं जो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 30 का उत्तर हो जाएगा ए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, वह एक सींग वाले गेंडों यानी राइनो या एक सींग वाले गेंडों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा वाला, और सिमलीपाल हाथियों के लिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं हमारे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन 3 क्वेश्चनों से कम 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो। आगे हम अगला जो टेस्ट लेंगे वो आज ही हम आपको बता देंगे, और टेस्ट गंभीरता पूर्वक देवे। और एक बात बता दूं, मुझे जो एक विश्वस्त सूत्र से सूचना मिली है, हालांकि काफ़ी कुछ मेरे हिसाब से तो कोरोना पर डिपेंड करेगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी की यह मंशा है कि सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर महीनों में, अक्टूबर का जो महीना है उसमें रीट का एग्ज़ाम करवा लिया जाए, ऐसी उनकी कोशिश है। बाकी काफ़ी कुछ कोरोना पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमें सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर माह में एग्ज़ाम है, इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।